हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट सीजन 3। इस सीजन में टोटल 14 एपिसोड्स हैं जिन्हें हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। इनके आप नहीं जानते तो बता दूं कि इस वीडियो में आप कुछ टेल्स देखने वाले हो जिनमें आपको हॉरर के साथ मोरल सिखाया जाएगा। अगर आपने पिछले 2 सीजन्स या फिर इसकी मूवीज नहीं देखी तो वो सब भी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी है स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेल का नाम है लव टू डेथ। ये कहानी एडवर्ड नाम के एक राइटर की जिसका करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ। वो रहता है एक अपार्टमेंट में जिसका ओनर मिस्टर स्टोनम भी वहीं रहता है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा। कई लोग तो वहाँ 5 साल से रह रहे हैं, फिर भी उन्होंने मिस्टर स्टोनम को नहीं देखा, लेकिन वो उन सबको देखता रहता है सिक्योरिटी कैमरास की मदद से। और उसके रूम के बाहर एक स्पीकर लगा है जिसके थ्रू वो सबसे बात करता है। काफी मिस्टीरियस मालिक है। खैर एडवर्ड को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे इंटरेस्ट है अपनी नेबर मिरांडा में जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। अब वो दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी एक ही फील्ड में, इसलिए एडवर्ड को लगता है कि उनकी जोड़ी काफी अच्छी बैठेगी। लेकिन मिरांडा उसे जरा भी भाव नहीं देती। वो उसे डेट पर ले जाना चाहता है, लेकिन उसके पास रेंट देने के भी पैसे नहीं। अब अगर उसे कैश करो के बारे में पता होता तो उसका ये हाल ना होता। अगर आप ऑनलाइन रिचार्ज या शॉपिंग करते हो और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अजियो या फिर मिंत्रा जैसी वेबसाइट यूज करते हो तो आप सबको कैश करो जरूर यूज करना चाहिए। कैश करो इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप है जो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर मैसिव कैशबैक्स और रिवॉर्ड्स देता है। जैसे अजियो पर फ्लैट 10% कैशबैक हर परचेज पर। कैश करो से कमाया हुआ सारा कैशबैक रियल कैश है जिसे आप या तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या उसे अमेजॉन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो ऐप में खुद मिस्टर रतन टाटा ने फंड किया है। कैश करो को यूज करना बहुत ईजी है, बस 2 सिंपल स्टेप्स। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड करो और अकाउंट बनाओ। उस लिंक से साइन अप करते ही 25 रुपए कमाओ। फिर कोई वेबसाइट सिलेक्ट करो, जैसे मैं अमेजोन सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर ऑरेंज बटन पर टैप करो। इससे आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। बस अब जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे करो, प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड करो और पेमेंट करने के बाद आप कैश करो में माई अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाएगा तो आप उसे सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो या उसे अमेजोन गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी डिस्क्रिप्शन के लिंक से कैश करो पर अकाउंट बनाओ और कम से कम एक ट्रांजैक्शन तो करके देखो। डिस्क्रिप्शन लिंक से साइन अप करने पर आपको फर्स्ट परचेज पर 25 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। अब आ जाते हैं वापस एडवर्ड के पास। बड़ी हिम्मत करके वो मिरांडा से मिलने उसके रूम में जाता है, लेकिन वो सीधा उसे बाहर निकाल देती है। ये काफी रूड हो गया। मिरांडा को भी ये लगा था, इसलिए वो एडवर्ड से माफी मांगती है और माफी के तौर पर आज रात उसे इनवाइट करती है ड्रिंक्स के लिए। अब तो एडवर्ड की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रात को अच्छी तरह तैयार होकर वो पहुंचता है मिरांडा के पास, लेकिन उसका रूम लॉक था। वो बेचारा वहीं पर वेट करता रहता है और उसे देख रहा था मिस्टर स्टोनम। कई घंटों बाद मिरांडा घर आती है और अपने साथ बुलाई थी किसी आदमी को। ये देखकर तो एडवर्ड के सारे सपनों की धज्जियां उड़ गई। अगली सुबह एडवर्ड कहीं जा रहा था, तब उसे मिलती है मिरांडा और उसे फिर से अपने घर इनवाइट करती है। अब आप सोच रहे होगे कि वो नहीं जाएगा, लेकिन वो बेवकूफ की तरह चुपचाप चल देता है। वो मिरांडा से काफी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन उसे साफ साफ कह देती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। उसने क्लियरली एडवर्ड को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो तो अपने ही ख्यालों में था। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए वो गड़बड़ कर देता है, जिसके बदले मिरांडा उसे मार पीट कर घर से निकाल देती है। अब जाकर वो सपनों की दुनिया से बाहर आया। अगले दिन वो जाता है अपना रेंट देने, लेकिन मिस्टर सोनम को जवाब नहीं दे रहा था। तब वो रेंट को रूम के अंदर डालने लगता है और देखता है कि दरवाजा खुला हुआ था। इतने मिस्टीरियस आदमी को देखने का यही मौका था, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और पहुंच जाता है अंदर। अंदर ढेर सारी लड़कियों की फोटोज लगी थी। मिस्टर सोनम भी वहीं पर था और वो एडवर्ड का ही वेट कर रहा था। वो उसे देता है एक लव पोशन जो कि उसके काफी काम आएगा। अब वो बेशर्मों की तरह वापस मिरांडा के पास जाता है और अपने साथ वो ड्रिंक भी लेकर गया था। उसे ड्रिंक में पोशन मिलाकर वो उसे पिला देता है। वो पोशन 100% इफेक्टिव था क्योंकि मिरांडा उसके प्यार में गिर चुकी थी। यहाँ से उनका कभी ना खत्म होने वाला रोमांस शुरू होता है। अब मार्टिन चाहकर भी काम नहीं कर सकता क्योंकि मिरांडा 24 घंटे उसे ही देखती रहती है। वो बुरी तरह एडवर्ड से ऑब्सेस हो चुकी थी और ये ऑब्सेशन वो हैंडल नहीं कर पा रहा। अब उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। वो मिरांडा से इतना ज्यादा तंग हो चुका था कि थक हार कर वो वापस जाता है मिस्टर सोनम के पास और हम देखते हैं कि उसके रूम में बाकी लड़कियों के साथ अब मिरांडा की भी फोटो थी। एडवर्ड को मिरांडा से छुटकारा चाहिए और इसका काफी सिंपल उपाय मिस्टर सोनम उसे देता है। वो उपाय है मिरांडा का मर्डर। हम इतना तो समझ चुके हैं कि मिस्टर स्टोनम को लड़कियों से नफरत है और जितनी भी फोटो उसके घर में लगी हैं उन सब लड़कियों को उसने इसी तरह मारा होगा। अब एडवर्ड को तो छुटकारा चाहिए था, चाहे उसके लिए मिरांडा की जान क्यों न लेनी पड़े। ड्रिंक में पॉइजन मिलाकर उसे दे देता है, लेकिन यहाँ उससे एक गलती हो जाती है। थोड़ी देर के लिए वो अपने कंप्यूटर तक चला जाता है। इतनी देर में मिरांडा अपना ग्लास रखकर उसका उठा लेती है क्योंकि वो उसे गंदा ग्लास नहीं देना चाहती। वो दोनों अपनी ड्रिंक्स पी लेते हैं और ड्रिंक पीते ही एडवर्ड तो निकल लेता है। यहाँ उसका प्लान उसी पर भारी पड़ गया।
अब वो पहुंच चुका है हेवन में, पता नहीं कैसे, लेकिन अब वो खुश है क्योंकि ऐसे नहीं तो वैसे मिरांडा से उसका पीछा छूट ही गया। ऐसा उसे लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मिरांडा उसके पीछे यहाँ भी आ गई खिड़की से नीचे कूदकर। अब तो उन्हें कोई अलग कर ही नहीं सकता। एडवर्ड की दर्द भरी चीख के साथ ये टेल एंड हो जाती है। बेचारे ने सोचा क्या था और क्या हो गया। इस टेल में हालात पूरी तरह टर्न हो गए। पहले एडवर्ड मिरांडा को चाहता था और जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा था, जबकि वो उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन बाद में सब कुछ एकदम उल्टा हो गया। मिरांडा उसके पीछे पड़ गई और अब इरिटेट हो रहा था एडवर्ड। तो ये थी पहली टेल। सेकंड टेल का नाम है कैरियन डेथ। ये कहानी है क्रिमिनल डिक्स की, जो कि अभी अभी जेल से फरार हुआ है। वो एक मर्डरर है, रेपिस्ट है और चोर तो वो है ही। इस वक्त वो जा रहा है मैक्सिकन बॉर्डर की तरफ, लेकिन रास्ते में उसके पीछे लग जाता है एक पुलिस वाला। ये चेस काफी देर तक चलता है और वो दोनों मेन रोड से काफी दूर आ चुके थे। इस सुनसान इलाके में आने के बाद डिक्स कार मोड़कर पुलिस वाले के ऊपर ही हमला कर देता है। इसमें पुलिस वाला तो घायल हो गया था, लेकिन उन दोनों के व्हीकल्स भी टकरा जाते हैं। ये सब देख रहा था दूर बैठा एक वल्चर, और खाने की तलाश में वो भी उनके पास पहुंच जाता है। डिक सोच रहा था कि पुलिस वाला मर गया, इसलिए वो तो वहां से निकल जाता है, लेकिन वो भी मरा नहीं था। वो भी उसके पीछे चल देता है और उन दोनों के साथ वो वल्चर भी था। वो तो देख रहा था कि कब उसे खाना मिले। चलते चलते डिक्स को एक बोर्ड मिलता है, जिसे सेट करने पर से दिख जाता है एक रेस्टोरेंट। वो खुश होता है, उसकी तरफ चल देता है। इधर वो पुलिस वाला उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो क्लूलेस था कि डिक्स कहाँ गया। तब आगे आता है वो वल्चर और वो उसकी हेल्प करता है डिक्स को ढूंढने में। उधर डिक्स उस रेस्टोरेंट तक पहुंच चुका था, जो कि अब एक खंडर है। उसके पीछे ही वो पुलिस वाला भी पहुंच जाता है और यहाँ उनके बीच होती है फाइट, जिसमें पुलिस वाले की गन गिर गई थी, लेकिन वो डिक्स को हथकड़ी लगाने में कामयाब रहा। डिक्स ने हार नहीं मानी थी। वो गन उठाकर उसे शूट कर देता है, लेकिन पुलिस वाला भी कम नहीं। मर तो वो रहा ही था, लेकिन मरने से पहले वो हथकड़ी की चाबी निगल जाता है ताकि डिक्स फ्री ना हो पाए। अब वो मर चुका था और डिक्स फंस चुका था उसके डेड वेट के साथ। इस समय वो वल्चर अभी भी उनके साथ है। अब क्योंकि वो वल्चर उस पुलिस वाले को नहीं खा रहा, इसलिए डिक्स को ही कुछ करना होगा। वो उसे उठाता है और चल देता है बॉर्डर की तरफ। अब ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो चलता रहता है। रास्ते में आंधी तूफान भी आते हैं, लेकिन कुछ भी उसे नहीं रोक सकता। उसने ठान लिया था कि उसे फ्री होना है। ऐसे ही गिरते पड़ते वो फाइनली पहुंच जाता है बॉर्डर तक, लेकिन एक डेड बॉडी के साथ वो कहाँ तक जाएगा। उसे छुटकारा पाना था उस बॉडी से। यहाँ वो अपना दिमाग चलाता है और उस पुलिस वाले के बैग से बना लेता है कुल्हाड़ी। इतना दिमाग उसे पहले चला लेना था। उस कुल्हाड़ी से अब वो काटेगा उसका हाथ और बड़े आराम से फ्री हो जाएगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो इतना ज़्यादा थक चुका है कि अब वो हेलुसिनेट कर रहा है। फिर भी वो कुल्हाड़ी मारता है और पुलिस वाले का हाथ काटने के बजाय अपना ही हाथ काट बैठता है। पैनिक में वो पीछे जा गिरता है और लटक जाता है खाई में। वो लटका भी होता अपने कटे हुए हाथ पर, इसलिए हाथ का कटना तो तय था। हाथ कटते ही वो नीचे जा गिरता है, लेकिन अभी वो मरा नहीं, बस उसकी हड्डियां टूट गई हैं। और इस पल का वेट कर रहा था वो वल्चर। उसे खाना शुरू करता है और उसकी बची कुची जान भी निकाल लेता है। इसी के साथ ये टेल हो जाती है एंड। गिब्स को आखिरी टाइम तक भी पूरा यकीन था कि वो फ्री हो जाएगा। उसे जरा भी डाउट नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस अगर वो अच्छे कामों में दिखाता तो शायद उसका अंत ऐसा नहीं होता। जेल से वो भागा था क्योंकि उसे फांसी होने वाली थी। भाग रहा था वो मौत से बचकर, लेकिन मौत उसका पीछा कर रही थी। ये थी सेकंड टेल। थर्ड टेल का नाम है द ट्रैप। ये कहानी है लू पलोमा नाम के एक आदमी की, जो कि काफी ज्यादा लेजी और बुरे बिहेवियर वाला आदमी है। 2 दिन से ज्यादा वो किसी भी जॉब पर नहीं टिकता, क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा है। वो अपनी वाइफ आयरीन को भी अब्यूज करता है और उससे भी फेथफुल नहीं है। अब नौबत ये आ गई है कि वो भारी कर्जे में है और कर्ज उतारने के लिए उसके पास जॉब भी नहीं। उसके पास फोन आता है इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि उसकी पॉलिसी कैंसिल होने वाली थी। और यहाँ उसके दिमाग में आता है एक आइडिया। वो प्लान बनाता है इंश्योरेंस के पैसे लेने का, वो भी बिना मरे। अब आपको ये कुछ ज्यादा ही लग रहा होगा, लेकिन उसे नहीं लग रहा, क्योंकि उसका भाई बिली एक मोटिशियन है और उसकी हेल्प से काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। वो बिली को अपने घर बुलाकर उसे प्लान बताता है और बिली उसे कर देता है मना, क्योंकि ये काफी रिस्की था, उन तीनों को जेल हो सकती है। लेकिन लू ने उसे यहाँ राय देने के लिए नहीं बुलाया। ये उसका ऑर्डर है जो बिली को मानना पड़ेगा, जैसे आयरीन मान रही है। अब उन्होंने सारी तैयारियां कर ली थी। वो ऐसा दिखाएंगे जैसे कोई चोर लू को मारकर चला गया। इस समय मेजर रोल होगा बिली का। वही पुलिस से बात करेगा और सारी सिचुएशन को वही संभालेगा। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि आयरीन और बिली एक दूसरे को पसंद करते हैं। उन दोनों में कॉमन ये है कि वो दोनों ही लू से परेशान हैं। सब कुछ अच्छे से सेटअप कर लेने के बाद बिली एक फायर पकड़ से मार मार कर लू को बेहोश कर देता है। ये तो उसने खून तक निकाली। खैर वहां पर पुलिस आती है और सब कुछ बड़े आराम से हो जाता है, क्योंकि वहां पर बिली मौजूद था और उसने लू को डेड डिक्लेयर कर दिया था। उसका फ्यूनरल किया जाता है, जिसमें उसकी मॉम भी आई थी। अब वो लू की बॉडी को दफनाएंगे नहीं, बल्कि उसे जलाने का नाटक करेंगे, ताकि फ्यूचर की टेंशन भी खत्म हो जाए। वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और सब कुछ बड़े आराम से निपट चुका था। अब बस उन्हें पैसा आने का वेट करना था।
लू सोच रहा है कि वो आयरन को लेकर वहां से निकल जाएगा, लेकिन आयरीन कहते हैं कि ये बहुत बुरा आइडिया है, क्योंकि अगर पैसा आते ही वो गायब हो गई तो पुलिस उस पर शक करेगी, जो कि वो नहीं चाहते। इसलिए बिली उसके सामने एक नया प्लान रखता है। वो लू को पूरे $15,000 देता है, जिससे वो यहाँ से निकलकर प्लास्टिक सर्जरी करवा लेगा और कुछ टाइम बाद आयरीन भी उसके पास आ जाएगी। उसे प्लान काफी पसंद आया था, क्योंकि उसके हाथ में पैसे जो थे। वो चला जाता है रियो डी जेनेरियो में और उसने प्लास्टिक सर्जरी भी करा ली थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट है, बस एक ही प्रॉब्लम है, और वो ये है कि आयरीन उसका फोन नहीं उठा रही। कई दिनों तक वो रोज उसे फोन करता है, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और अब फाइनली वो नंबर भी बंद हो चुका था। लू समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जाता है वापस अपने घर और आयरीन वहीं पर थी, लेकिन वो लू को नहीं पहचानती, क्योंकि उसका चेहरा बदल गया है, या फिर वो जानबूझकर नाटक कर रही है, क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है बिली से। वो दोनों ही ऐसा दिखा रहे थे जैसे वो लू को नहीं पहचानते। लू तो मर चुका है, वो कोई स्ट्रेंजर है जो जबरदस्ती उनके घर में घुस आया। वो पुलिस बुलाते हैं और लू पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उन्हें लगता है कि वो कोई पागल है, या फिर ये वही चोर है जिसने लू को मारा था और वे बड़ी चालाकी से कोई स्कैम करना चाहता है। जो भी हो, दुनिया के लिए तो लू मर गया, और वो दोनों भी बिल्कुल ऐसा ही दिखा रहे थे। ये मामला कोर्ट में जाता है और सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए लू को गिल्टी पाया जाता है अपने खुद के मर्डर में। वो खुद ही अपना हत्यारा साबित हो चुका था। उसे मिलती है डेथ पेनल्टी। इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर उसे मार दिया जाता है और हम देखते हैं आयरीन और बिली को, जो कि वेकेशन पर हैं। इसी के साथ ये टेल हो जाती है एंड। लू का प्लान तो काफी खतरनाक था, लेकिन बिली और आयरीन का प्लान से भी ज्यादा खतरनाक था। लू के प्लान में वो दोनों उसका साथ दे रहे थे, जैसे कि ये सब उनसे करवाया जा रहा है, जबकि प्लान तो उनका अपना ही चल रहा था। इसे कहते हैं परफेक्ट प्लान। ये थी थर्ड टेल। फोर्थ टेल का नाम है एब्राकडाब्रा। ये कहानी है दो भाइयों की जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कार्ल और मार्टिन। मार्टिन एक अच्छा स्टूडेंट है, जल्दी वो एक सर्जन बन जाएगा, लेकिन कार्ल उतना अच्छा नहीं। मार्टिन का मानना है कि मरने के बाद भी दिमाग काम करता रहता है, यानी कि एक डेड इंसान देख भी सकता है और सुन भी सकता है, साथ ही वो सब कुछ फील भी कर सकता है। यानी कि अगर वो किसी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो बॉडी उन्हें देख भी पा रही है और सुन भी पा रही है, और उसे दर्द भी हो रहा है, ऐसा मार्टिन को लगता है। लेकिन कार्ल इससे एग्री नहीं करता। अभी उनके पास कई सारी डेड बॉडीज हैं जिन्हें वो स्टडी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्टिन को लगता है कि वो सब जिंदा हैं, और वो सही था। अचानक वो सारी डेड बॉडी जिंदा हो जाती हैं। वो दोनों उन मुर्दों के बीच फंस गए थे। मार्टिन की तो जान जा रही थी, लेकिन ये सब सिर्फ एक प्रैंक था। ये मार्टिन का बर्थडे सरप्राइज है। अब कार्ल के लिए सब काफी फनी होगा, लेकिन उसका ये मजाक मार्टिन पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसे आ जाता है हार्ट अटैक। ये था पास, अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। अब कार्ल एक जाना माना सर्जन है, लेकिन मार्टिन है सिर्फ एक मेडिकल रिसर्चर, क्योंकि इस हार्ट अटैक की वजह से उसका एक हाथ पैरालाइज हो गया, इसलिए वो सर्जन नहीं बन पाया। फिर भी मार्टिन खुश है। वो कार्ल के साथ ड्रिंक लेता है, लेकिन उस ड्रिंक में था जहर। शायद मार्टिन उतना भी खुश नहीं है। वो उसे एक अजीब सा इंजेक्शन भी लगाता है ताकि उसकी डेथ एक हादसा लगे। यहाँ कार्ल मर जाता है और हम देखते हैं कि मार्टिन का मानना एकदम सही था। कार्ल मर चुका था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जिंदा था। वो सब कुछ देख भी पा रहा था और सुन भी पा रहा था, और मार्टिन भी इसके बारे में जानता था। पहले तो कार्ल को यकीन ही नहीं होता कि वो मर गया। उसे लगता है कि वो पैरालाइज हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी काम नहीं कर रही। तब मार्टिन उसे दिखाता है कि उसका दिल भी रुक चुका है। यहाँ उसे एहसास होता है कि मार्टिन एकदम सही था, मरने के बाद भी दिमाग जिंदा रहता है। ये तो सुनने में काफी क्रीपी है। क्या सच में मौत के बाद यही होता होगा? अंदर तो कार्ल जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं आ रहा। वो चाहकर भी अपनी बॉडी नहीं हिला सकता। एक तरह से वो अंदर ट्रैप है। मार्टिन उसे ले जाता है उसी मेडिकल स्कूल में और उसे लटका देता है हुक से। कार्ल को कुछ भी फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मार्टिन ने कहा था कि मरने के बाद सबसे पहले सेंसेस जाती हैं। शायद उसकी सेंसेस जा चुकी थी। उसे लटका कर वहां से चला जाता है और उसके जाते हुए बेचारा गिर गया था। खैर अगली सुबह उसे बाहर निकालते हैं, क्योंकि अब उसकी बॉडी बच्चों को पढ़ाने के काम आएगी। कार्ल सब चुपचाप देख रहा था। दिल दहलाने वाली बात यह है कि अब उसकी बॉडी में फिर से हरकत हो रही है, यानी कि उसकी सेंसेस वापस आ रही हैं, और इसका मतलब यह है कि वो सारी चीर फाड़ को महसूस कर पाएगा। यहाँ मार्टिन उसकी खोपड़ी खोल देता है। इसके बाद वो उसका दिमाग भी बाहर निकाल लेता है, और तभी वो चिल्लाते हुए उठ जाता है। ये सब एक प्रैंक था, और इस बार प्रैंक किया मार्टिन ने। वो इंजेक्शन जो मार्टिन ने उसे लगाया था, ये सब उसी का असर था। इतने सालों से मार्टिन इसी के ऊपर रिसर्च कर रहा था। ये दवाई हार्ट अटैक के टाइम पर इंसानी दिमाग के फंक्शन को प्रिजर्व करेगी, जैसे इसने कार्ल के दिमाग को किया, सिर्फ 3 घंटों के लिए। और कार्ल को लग रहा है जैसे वो कई दिनों से डेड था। ये काफी अच्छा तरीका था कार्ल को अपनी रिसर्च दिखाने का, लेकिन ये उसे महंगा पड़ेगा, क्योंकि कार्ल को हार्ट अटैक आ रहा है। वो पूरी कोशिश करते हैं उसे बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाते। अब सच में कार्ल का पोस्टमार्टम हो रहा है, और उसका दिमाग अभी भी जिंदा है। यानी कि मार्टिन की बात एकदम सही थी। उसकी सिर्फ एक ही बात गलत थी कि मरने के बाद सबसे पहले सेंसेस जाती हैं। असल में वो जाते हैं सबसे लास्ट में। ये कार्ल अब खुद एक्सपीरियंस कर पा रहा है। इसी के साथ ये टेल हो जाती है एंड।
तो ये काफ़ी अच्छा तरीका था डेमो देने का और साथ में रिवेंज का। लेकिन वो दवाई ठीक नहीं थी क्योंकि उसी की वजह से कार्ल को हार्ट अटैक आया और जो डेथ का कॉन्सेप्ट इस टेल में था वो सच में हॉरिफाइंग था। ये थी फोर्थ टेल। फिफ्थ टेल का नाम है टॉप बिलिंग। ये कहानी है बैरी की, जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और स्ट्रगल वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक्टिंग के दम पर काम चाहता है। उसको एक पुराना राइवल भी है विंटन, जिसके पास काफी काम है और उसे काम मिलता है फेस के दम पे। तभी बैरी उसे पसंद नहीं करता। विंटन बैरी को काफी एडवाइस देता है, लेकिन बैरी कहता है कि कल वो हैमलेट के ऑडिशन के लिए जा रहा है और वो रोल उसे आसानी से मिल जाएगा एक्टिंग के दम पर। बैरी की एक गर्लफ्रेंड भी है लीसा, जो कि उसी के साथ रहती है या फिर रहती थी, क्योंकि जब बैरी अपने अपार्टमेंट में जाता है तो देखता है कि लीसा उसे छोड़कर जा रही है किसी और के साथ और बैरी को वहां से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने किराया नहीं दिया। अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, इसलिए सुबह होते ही वो जाता है हैमलेट के ऑडिशन के लिए और देखता है कि वहां पर विंटर भी मौजूद था। वो सिर्फ ये प्रूव करने आया है कि एक्टिंग के दम पर काम नहीं मिलता। उन्हें अंदर लेकर जाता है क्रीपी सा आदमी। वो मिलते हैं डायरेक्टर से, जो कि और भी ज्यादा क्रीपी था। बैरी बहुत ट्राई कर रहा था उसे इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन वो रोल देता है विंटन को उसका फेस देखकर। बैरी को ये बात हजम नहीं होती। वो काफी गुस्से में था और एक गुस्सा वो निकालता है विंटन के ऊपर, उसे जान से मार देता है। उसकी बॉडी को ठिकाने लगाकर वो जाता है डायरेक्टर के पास और उसे बताता है कि विंटन भाग गया। अब डायरेक्टर के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए रोल मिल जाता है बैरी को। वो अपने रोल के लिए तैयारी कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसे हैमलेट का रोल मिला है, लेकिन उसे रोल मिला था योरिक का, जो कि 23 सालों से डेड है। बैरी को ये मजाक लग रहा था, लेकिन वो सीरियस थे। उसे रोल मिला है एक खोपड़ी का। ये समझ आते ही वो जल्दी से खुद को एक रूम में लॉक कर लेता है, जहां पर से मिलता है एक डेड आदमी और उसे देखकर हमें पता चलता है कि वो एक पागल खाना है, जहां पर पागलों ने सबको मार दिया। वो सभी क्रिमिनली मेंटल हैं। अब बैरी भी एक तरह से उनका साथी बन सकता था, लेकिन उन्हें चाहिए उसका स्कल। कुछ इस तरह उनका प्ले पूरा हो जाता है। पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन बैरी के लिए तो ऑलरेडी काफी देर हो चुकी थी। इसी के साथ ये टेल भी एंड हो जाती है। हम सोच रहे थे कि बैरी मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इसलिए उसने क्राइम किया, लेकिन वहां तो उससे भी ज्यादा महान लोग मौजूद थे। हॉरर के मामले में क्रिमिनली इंसेन लोग किसी भी दिन किसी भी भूत को पीछे छोड़ सकते हैं। इनसे डरावना और कुछ नहीं। तो ये थी इस वीडियो की फाइनल टेल। अब जरा देख लेते हैं कि टेल्स में हमारे लिए क्या सीख थी। पहले टेल में कई सारे मैसेज थे जो कि आप पिछली कई टेल्स में देख चुके हो, लेकिन मेन मैसेज यही था कि टाइम बदलते देर नहीं लगती। सेकंड टेल में हमें दिखाया गया कि अपराध करके कोई नहीं बच सकता। एक क्रिमिनल पुलिस से तो भाग सकता है, लेकिन अपने किए से नहीं। थर्ड टेल में दिखाया गया कि ओवर स्मार्टनेस हमेशा भारी पड़ती है। हम सोचते हैं कि हम ही मास्टरमाइंड हैं, हमसे तेज कोई भी नहीं, लेकिन वो हमारी बेवकूफ़ी है। फोर्थ टेल में दिखाया गया कि ज्यादा मजाक भी जानलेवा होता है, और ये तो हम सब जानते हैं कि प्रैंक्स किस हद तक खतरनाक साबित हो सकते हैं। फिफ्थ टेल से हमें यह मैसेज मिलता है कि जो आपके पास है आपको उसी में खुश रहना चाहिए। जैसे कि बैरी विंटन का रोल छीन रहा था, लेकिन हुआ क्या, विंटर की जगह उसे अपना स्कल देना पड़ा। तो ये थी इन टेल से मिलने वाली कुछ सीख। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो मेरे एफर्ट पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन वल्चर की तरह आपके पीछे पड़ सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और गाइस, कैश करो एक ऑल इन वन ऐप है जो आपको लिटरली शॉपिंग करने के फ्री पैसे दे रही है। डिस्क्रिप्शन से कैश करो को डाउनलोड करो और ढेर सारे पैसे बचाओ। हर चीज़ पे कैशबैक कमाओ। डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो एक बार ट्राई जरूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।